नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास जो इस संवाद में जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि दूसू के चुनाव, लोकतंत्र का उत्सव या मनी लॉन्ड्रिंग, दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा। तो इसी विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पे आज मेरे साथ जो मेरे सह संचालक जी हैं, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही जेएनयू के स्टूडेंट लीडर और जेएनयू के प्रेसिडेंट धनंजय कुमार जी हैं, जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और मनीष कुमार आयसा से जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष आयसा के, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और अब इस विषय को शुरुआत करने से पहले ही मैं सबसे पहले धनंजय कुमार से ही चाहूंगी कि आप इस विषय के ऊपर अपनी टिप्पणी दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। जी धनंजय कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, जी जय भीम, लाल सलाम पेश करता हूँ कि जो भी इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, और जिस तरह का छात्र संघ का चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है और हर साल जिस तरह से होता है, और जहाँ तमाम धन बल, कह लीजिए कि कई गाड़ियां, हर तरह के जो भी प्रपंच होने चाहिए कि जो छात्र संघ के चुनाव में नहीं होने चाहिए थे, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे पूरे शहर को रंग देना, पोस्टर से, पर्चों से, नामों से। छात्र जुड़ाव कहीं नहीं महसूस कर पाते हैं छात्र, लेकिन ऐसा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं भी 2014 से 17 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में ही था, और उस समय भी जब हम लोग नए नए कैंपस में आए थे तो एक एक नया रंग देखने को मिला कैंपस में कि लोगों को क्लब ले जाया जा रहा है, पार्टीज दी जा रही है चुनाव के समय में, और पैसे बांटे जा रहे हैं छात्रों को चुनाव में, कि ताकि उनको वोट दिया जाए। और छात्र लेते थे, और है बहुत जाहिर सी है कि देते भी थे। और जब वो पैसे लेते थे तो बहुत सवाल नहीं कर पाते थे इन सारे इशू पे, जो भी उनके कैंपस के हॉस्टल का इशू है। दिल्ली विश्वविद्यालय में देखेंगे तो सबसे बड़ा इशू है आज भी जो है हॉस्टल्स का है। छात्रों को बाहर रहना पड़ता है, 8,000 10,000 ये स्थिति है। तो एक समस्या है, और इस तरह जिस तरह का पैसों का बहाव है वहां पर, तो उस पे तो एक रोकथाम होनी चाहिए। और ये हम लोग भी मानते हैं, और बतौर संगठन भी हम लोग अगर वहां जाते हैं तो एक अल्टरनेटिव लेकर जाते हैं कि इस तरह की राजनीति का हम समर्थन नहीं करते हैं जो इतना धन, इतना बल से लड़ा जाए। और आज भी आप देखिए कि जेएनयू हमेशा से एग्जाम्पल बनते आ रहा है, उसके खिलाफ एक मॉडल पेश करते आए हैं इस तरह के चुनाव के खिलाफ। और हमारी पूरी कोशिश रहती है जेएनयू में भी कि छात्रों के बीच में कम से कम ये जाए कि जो भी पैसे से या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या बाहुबल से अगर राजनीति करेगा तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। और ये होता आया है जेएनयू में। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक, क्योंकि एक कैंपस, एक लार्जर कैंपस है, और उसमें भी जिस तरह के दूर दूर तक कैंपस है, कई कॉलेजेस में चुनाव भी नहीं होते हैं। कई कॉलेजेस जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं वो वोट देने का भी अधिकार नहीं है उनको बीसों में। तो इस तरह की भी स्थिति है, और तो इसी के नाम पर चुनाव वहां पे हो रहा है। लेकिन वहां अल्टरनेटिव्स भी है। वहां पे लोग चुनाव अलग अलग संगठन से, जिस संगठन से मैं आता हूँ वहां, उस संगठन से भी लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हर साल लड़ते हैं। और हम बहुत, जो छात्र हैं जो दूर दराज के गांव के इलाकों से आते हैं, उनके वो एक उनमें जो जो भी जागरूकता है तो हम सामने थोड़ा सा फीका है। छात्रों के मुद्दे, छात्रों की बातें। जी धनंजय जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। इस बीच में अब हमारे साथ जो मनीष कुमार जी हैं और जो आयसा के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आखिर
क्यों दूसरों की राजनीति में इतना बाहुबल, धन बल, पैसा खर्च करना पड़ता है। और हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट है, तो हमें भी मालूम है कि उस समय पे भी आज से 30 साल पहले भी इसी तरह से मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हुआ करता था। तो कहा जाता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ना मतलब कि एक एमपी का चुनाव लड़ना। अब तो एमपी के चुनाव में भी मतलब खर्च की मर्यादा दे दी गई है, उसके बावजूद भी मतलब अलग तरीके से बैकडोर एंट्री से कई तरह के खर्चे होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में इतना सब खर्च करना पड़ता है? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी जी शुक्रिया मैम। ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही हाल नहीं है। मसलन जब इसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जब इस तरह का छात्र संघ का चुनाव हुआ करता था, तो वहां पर भी सत्ता समर्थित या आप यूं कहें कि वामपंथी राजनीति करने के अलावा जितनी अन्य राजनीतिक पार्टियां थी, उन सब का ये एकमात्र एजेंडा रहता था कि मनी मसल की पॉलिटिक्स को विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जाए, जिसका सीधा मकसद है कि महिलाओं को उस राजनीति से बाहर किया जाए, दलितों को, पिछड़ों को उस राजनीति से बाहर किया जाए, और मनी मसल की राजनीति को स्टेब्लिश करके पैसे के बल पर पूरे सोसाइटी के एक नैरेटिव को चेंज करके एंटी स्टूडेंट, एंटी एजुकेशन, एंटी पीपुल एक नरेशन बनाने की कोशिश की जाती रही है। ड्यू भी वही उसी का रिफ्लेक्शन है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरे नेशनल जो पूरे देश की राजनीति में जिस तरह की सोच, जिस तरह की विचारधारा हावी हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तमाम लोगों से जबरन धन उगाही की जा रही है और उसके बुनियाद पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन चुप है, हमारी जुडिशरी उस पर खामोश है। तो एक जो नेशनल पॉलिटिक्स जिस इशारे पर चल रही है, जिस दिशा में जा रही है, उसी का एक रिफ्लेक्शन दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी हमें देखने को मिल रहा है। या फिर ऐसे जिन जगहों पर भी चुनाव हो रहे हैं, कम से कम वहां पर इस तरह का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर वहीं पर एक बात है कि ये जो सत्ता समर्थित, सत्ता या सिर्फ सीट या वोट पाने की जो राजनीति करने वाली धारा है, उसके इर्द गिर्द की ये बात है। वहीं आप देखें कि आइसा जैसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और तमाम इस तरह के वामपंथी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो उन स्टूडेंट आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए, स्टूडेंट्स के इश्यूज पर बहुत मनी मशल को एकदम एक सिरे से खारिज करते हुए और स्टूडेंट और एजुकेशन के सवाल को सेंट्रिक करके लोगों के बीच जाते हैं, डायलॉग और डिस्कोर्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बात करते हैं। अभी आप देखें कि 2 दिन बाद 28 तारीख को भगत सिंह की जयंती हम लोग मनाएंगे, हम लोग बात करेंगे। और भगत सिंह ने साफ कहा था कि छात्र जीवन में राजनीति क्यों जरूरी है, और वो जो राजनीति जिसकी वकालत कभी भगत सिंह कर रहे थे, आज उस तरह की राजनीति को साइड लाइन करने, उसको स्टूडेंट की मुख्य धारा से दूर करने के सोच के साथ इस तरह की राजनीति को स्थापित किया जा रहा है और सत्ता का इसमें एक अहम रोल है। लेकिन फिर हम लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा जैसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लेफ्ट की पूरी पॉलिटिक्स है, वो एक अल्टरनेट के रूप में विश्वविद्यालयों में आज भी मौजूद है और उसका एक पूरा मॉडल इस पूरे मनी मसल की पॉलिटिक्स को खारिज करते हुए, इस पूरे पेट्रियार्कल पॉलिटिक्स को खारिज करते हुए एक जन पक्षधर, शिक्षा पक्षधर, स्टूडेंट फ्रेंडली एक जो पॉलिटिक्स का मॉडल है उसको अपनाया जाना जरूरी है। और ये तो सिर्फ इतना ही है कि दीऊ में कम से कम चुनाव हो पा रहा है। आप देखें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसी तरह के मॉडल को आधार बना करके पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन कर दिया गया, और जिसका परिणाम आप पाएंगी कि पिछले 4 सालों से पॉलिटिक्स को ये कह करके बैन कर दिया गया कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज उसकी वजह से बढ़ती हैं। यानी आप देखें कि एक तरफ ये सत्ता प्रमोट करती है कि आप उसमें मनी मसल को आप इंट्रोड्यूस करिए, फिर एक दूसरा आरोप लगा करके इस तरह के स्टूडेंट राइट्स को एकदम कर्टेल कर देती है, खत्म कर देती है। तो इस पूरी पॉलिटिक्स को समझना होगा, इसको इग्नोर करना होगा। और ये अच्छा है कि तमाम जेएनयू में, अभी जैसा साथी धनंजय बता रहे थे, कि जेएनयू ने पूरी दुनिया, पूरे देश के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया है कि कैसे एक स्टूडेंट इशूज पर, एजुकेशन पर, देश की डेमोक्रेसी पर बात करके, कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करके स्टूडेंट इलेक्शन लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। और उसी मॉडल को पूरे देश में लेके जाना है। एक लंबी लड़ाई है जिसका हम लोग हिस्सा हैं, और इसको एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स के रूप में लोगों के बीच में ले जाया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार जी। अब हमारे साथ हमारे बीच में संदीप यादव जी, डॉक्टर संदीप यादव जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे बीच में ठीक है राणा रोहित जी भी पूर्व अध्यक्ष है एनएसयूआई के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ।
अब यहाँ पर क्योंकि हमारे साथ में राणा रोहित भी जुड़े हुए हैं और वो एनएसयूआई से हैं, तो एनएसयूआई मतलब कि ये कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग होती है एबीवीपी। तो क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट तो चुनाव लड़ रहे हैं, पर स्टूडेंट के जो पीछे जो खड़े लोग हैं वो पूरी की पूरी फुल फ्लेज राजनीतिक पार्टियां लड़ रही होती है, और वो राजनीतिक पार्टियां स्टूडेंट के दौर से ही अपना एक माहौल बनाना शुरू कर देती है, छात्र जीवन से ही। तो जो ये राजनीतिक पार्टियों की ही मैं समझती हूँ एक तरह से हिस्सेदारी होती है स्टूडेंट्स के चुनाव में, चाहे फिर वो उसमें एबीपी हो या एनएसयूआई हो। तो इस मामले में आप राणा रोहित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये बात सच है कि राजनीतिक पार्टियों का पूरा पूरा अंदर दखल अंदाजी होती है, और चुनाव में जो 4 मेन पोस्ट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, उसका चुनाव करने के लिए भी क्या एनएसयूआई के कार्यकाल में या समय में जो कांग्रेस की मेन पार्टी है वो दखल अंदाजी करती है? आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी राणा रोहित जी। धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पे जो चुनाव लड़ने की जो पहली अहर्ता है वो ये है कि आप छात्र होने चाहिए। तो छात्रों के बीच में सारे संगठन काम करते हैं, जो हमारे संगठन से जुड़ते हैं, उसके बाद उसी के बीच से हम लोग चुनाव करते हैं। उसके बाद निश्चित आवाज कट रही है, राणा रोहित जी की आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, जी बोलिए। हाँ, तो निश्चित तौर पे हम लोग कांग्रेस की छात्र संगठन से हैं, और जो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है, जो छात्रों के मुद्दे पे जो अधिकारों की बात होती है, जो लड़ाइयाँ होती है, उसके उसी को एनालिसिस करते हुए मेन विंग में भी लोग जाते हैं। तो जो अभी का जो प्रश्न है, जो हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे पैसों के खर्च कहाँ अधिक हो रहे हैं, या फिर किस प्रकार से जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। मैं भी इस पे सहमत हूँ। लेकिन मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी जो है रूल कर रही है, उसे बताना चाहिए कि जो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, 10 करोड़ से अधिक के तो प्रधानमंत्री के पोस्टर लगे थे हर गली पे, हर नुक्करों पे, जहां नहीं लगने चाहिए थे, सरकारी संस्थानों पे। आज दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं, जो गरीबों के विश्वविद्यालय कहा जाता है, चाहे कानपुर हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, टीडी कॉलेज बलिया हो गया, या फिर जो सुदूर गांव के में भी कॉलेज है, उन सारे को छात्र संघ को क्यों रोका गया है? आप अगर देखेंगे ना, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, जो लगातार विश्वविद्यालयों के भीतर जो संवैधानिक संस्थानें हैं, उसको कैसे जो है एक खुली छूट दे दी जाए। मैं जिस विश्वविद्यालय में बैठा हूं ना, यहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 सालों में नहीं बनी। जो यहाँ के प्रमुख पद हैं, चाहे एग्जामिनेशन कंट्रोलर का पद हो, चाहे डीएसडब्ल्यू का पद हो, चाहे रजिस्ट्रार का पद हो, और इवन जो अस्पताल है, जो पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, जहाँ पे बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जान रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, वहां के एमएस तक की पोस्ट जो है 3-3 सालों से जो है एडहोक पे चलाए जा रहे हैं। तो छात्र संघ क्योंकि बहुत इंटरवेन करता है, तो हमें लगता है कि जो तमाम सारी संस्थानों है, उसको बहुत फेयरली चेक करना चाहिए, और चेक एंड बैलेंस का जो रूल है ना, और वो जो सुई जो है वो हर जगह पहुंचनी चाहिए। कोई भी अगर सरकारी संस्थानों का सरकारी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो हाईकोर्ट को उसमें भी तलब करना चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर पिछले 3 से 4 सालों के भीतर आप पाएंगे कि 300 से अधिक केस दर्ज हुए हैं। ये इसलिए हुए हैं क्योंकि 3 सालों से जो है यहाँ का वाइस चांसलर किसी छात्र समूह से मिल नहीं। आपकी आवाज कट रही है। जी मेरे ख्याल से इनका आवाज का कुछ इशू है। तो अब हमारे साथ में डॉक्टर संदीप यादव जी जुड़े हुए हैं।
डॉक्टर संदीप यादव जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो आए और इस बात पे अपनी टिप्पणी दें कि किस तरीके से छात्र राजनीति डेवलप होती है और छात्र राजनीति से ही फिर देश के भविष्य की राजनीति भी कई मायनों में डेवलप होती है। तो आप अपनी टिप्पणी दीजिए और ये जो खर्च के बारे में हाई कोर्ट ने जो अपने टिप्पणी की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए जी। देखिए, ये जो छात्र राजनीति का मामला है, ये कहीं से भी पूरे भारत में समावेशी नहीं है और इसकी शुरुआत आज नहीं हुई है। 2014 से ये बहुत खराब हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जड़ें जो है ना, वो पहले से ही कमजोर की गई है। जैसे एक छात्र अभी जुड़ा हुआ था आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से, और वो बता रहा था कि काफी बता रहा था कि जो स्थितियां हैं वहाँ पे, वो एक चीज बताना भूल गया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर और सारे जो महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे वो डीन हो, स्टूडेंट वेलफेयर हो, वो पिछले 100 सालों से 1916 में स्थापना हुई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की और 2024 100 से भी ज्यादा हो गया। आपको ज्ञान का आश्चर्य होगा कि ज्यादातर ब्राह्मण है पदों में पिछले 100 सालों यही वहाँ हुआ है और अभी भी उसमें कुछ बदला नहीं है। जो वहाँ के वाइस चांसलर सुधीर जैन है उसने हिसाब से काम करते हैं। हकीकत में विश्वविद्यालय तो ऐसे होने चाहिए जहाँ वाइस चांसलर को आराम से पैदल घूमना चाहिए और ऐसे वाइस चांसलर हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर थे दीपक पेंटल, लोग उनको लेफ्टिस्ट कहते थे, लेकिन वो पैदल घूमते थे, लोग उनसे मिलते जुलते थे। वाइस चांसलर का मतलब होता है कि वो उससे छात्र डरे नहीं, वो बॉडीगार्ड लेकर ना घूमे। रही बात छात्र पॉलिटिक्स की, तो उसके पीछे, उसको कमजोर करने के पीछे कई तरह के नेटवर्क काम करते रहे और उसका जो भी सत्ता में रहा है, केवल बीजेपी नहीं, 2014 के बाद बहुत खराब हुआ है, स्पष्ट ढंग से बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग थे वो कोई बहुत विजनरी लोग नहीं थे, उन्होंने भी उसको कमजोर किया। रही बात हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट को अभी दिखा ये बहुत बड़ी उसकी समस्या है अपनी खुद की। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब उससे वो जिस तरह का चुनाव होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का, डूसू का, उसमें तो कई एमएलए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, इतना पैसा खर्च किया जाता है। उसी हिसाब से बस देश में अगर कायदे से छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं तो जेएनयू में होते थे 2014 से पहले, और उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत योगदान नहीं था। वहाँ के स्टूडेंट्स अपने हिसाब से बहुत ही सचेत थे डेमोक्रेसी को लेके, स्टूडेंट्स के राइट्स को लेके। कुछ जगहों में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केरल के कुछ विश्वविद्यालय थे, इस तरह के विश्वविद्यालय थे जहाँ छात्र समझते भी हैं कि जो ये पॉलिटिक्स है छात्र की, यूनियन की, उसका मतलब क्या होता है, उसका रोल क्या है। अब अगर आप एक सर्वे कर लीजिए तो ज्यादातर आपको भारत के विश्वविद्यालय में उत्तर में अपर कास्ट प्रेसिडेंट्स मिलेंगे और यूनियन में भी। कारण यही है कि वो जो कल्चरल कैपिटल है वो इन्हीं वर्गों में घूम रही है और उनमें भी कोई बहुत विजनरी बच्चे नहीं है, क्योंकि उसी समाज से आते हैं जिसकी एक लिमिटेड विजन है। तो ये जो लिमिटेड विजन है उसमें बच्चे कितना फार साइटेड होंगे। मैंने आपको बताया कि डूसू का इलेक्शन कोई छात्र पॉलिटिक्स में बदलाव का कोई इलेक्शन नहीं है। बस ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कितना बड़ा विश्वविद्यालय है जहाँ 80 कॉलेजेस हैं और बड़ा सा विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा बजट होता है उसका, और छात्र चुन लिए जाते हैं और चुन लेने के बाद उनको एक लाइमलाइट मिलता है। अदरवाइज उनमें कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। आप दोनों जो कैंडिडेट मुख्य लड़ रहे हैं या पिछले 10 साल में जो जीते हैं, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता को देखिए, उनकी वैचारिक समझ को देखिए, उनकी सेंसिटिविटी को देखिए, उनके कमिटमेंट को देखिए, ये सब मामलों में वो बहुत कमजोर है। तो ये इस तरह के चुनाव एक्चुअली सत्ता का खेल बन चुका है और किसी भी हाल में स्टूडेंट्स यूनियन बेसिकली क्या है कि उसी से आप राजनीति को कंट्रोल करते हैं और उससे पता चलता है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के जो नेता हैं अगर वो वैचारिक रूप से कमजोर है तो ये बताता है कि देश का भविष्य कितना कमजोर है। अब उनको यही समझ नहीं है। मैं डूसू में अगर आप ओपन डिबेट्स करा दीजिए तो देश को पता चल जाएगा कि तथाकथित भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जो अपने को नंबर 1 यूनिवर्सिटी भी कभी कभी कहती है, और क्या यहाँ आंकड़े हैं किस तरह से निकालते हैं दूसरा मैकेनिज्म है, लेकिन उसके जो यूनियन के कैंडिडेट्स हैं उनमें क्या वैचारिक क्लैरिटी है, सब कुछ साफ है। तो मुझे लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग तो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और उस पर रोक की जरूरत है। जिस तरह से पैसे का मोड़ा प्रदर्शन हो रहा है
और जिस तरह का वैचारिक जो भयानक अभाव है, इस पर काम करने की जरूरत है। और देखना है कि डाइवर्सिटी, मैंने जैसे कहा कि भारत के विश्वविद्यालयों के छात्र संघ के चुनाव में ज्यादातर अपर कास्ट स्टूडेंट कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में डाइवर्सिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली जो तथाकथित बहुजन समाज है उनके लोग ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। जहाँ पे छोटे छोटे कॉलेज है वहां तो लड़के चुनौतियां दे रहे हैं और अपने हिसाब से उसमें स्टेक होल्डर हो जा रहे हैं। लेकिन बहुत कमजोर स्थिति है यहाँ स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का भविष्य जो है भारत में, मैंने बताया जैसा कि बहुत क्लैरिटी और आदर्श एक JNU है, उसके बाद मुझे कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं दी। हकीकत ये वैचारिक दरिद्रतापन और ये वैचारिक दरिद्रतापन यूं ही नहीं आया है, इसके पीछे एक जमीन तैयार की गई, उसको बंजर बनाया गया है। बंजर इसलिए बनाया गया है कि अगर छात्र दिशाहीन होंगे और उनमें कंफ्यूजन होगा तो उनकी पॉलिटिक्स को बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप यादव जी। आपने सही कहा कि वैचारिक दरिद्रता की वजह से जो इश्यूज उठाने चाहिए वो इश्यूज नहीं उठ पाते हैं, और इस तरीके की जो बहुजन समाज के जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से इतने समृद्ध नहीं होते हैं वो छात्र राजनीति में नहीं अपनी शिरकत दे पाते। परंतु अब हमारे साथ धनंजय कुमार भी जुड़े हुए हैं। धनंजय कुमार, जहां तक मैंने इनके बारे में सुना और ये कार्यक्रम करने से पहले इनको समझा, तो ये एक दलित समाज से आते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और JNU में 28 साल के बाद एक दलित समाज का मतलब स्टूडेंट प्रेसिडेंट बना। और मैं समझती हूँ कि धनंजय कुमार ने तो शायद इतना खर्चा वर्चा कुछ नहीं किया होगा और JNU का कल्चर भी नहीं है। तो मैं अब धनंजय जी से ही जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि दूसरों के इलेक्शन होते हैं तो करोड़ों रुपया का खर्च होता है। मैं खुद इसकी साक्षी हूँ, मैं जानती हूँ। पर जब JNU के इलेक्शन होते हैं तो पैसे खर्च नहीं होते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि JNU के इलेक्शन में इतने खर्च नहीं होते हैं और दूसरों पे क्यों इतना खर्च करना पड़ता है? ये इतना बड़ा अंतर क्यों है दो यूनिवर्सिटीज के बीच में, जबकि दोनों ही यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है? तो धनंजय जी, आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए प्लीज। जी, जहां तक JNU में पैसा ना खर्च करने का सवाल है और कैसे छात्र इनसे जुड़ जाते हैं कि पैसा अगर खर्च होगा, अगर आप मुझे पार्टी देंगे तो फिर मैं आपको वोट नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप मेरे मुद्दे की बात करने के लिए आएंगे, आप हमारे सवालों को हल करने के लिए आएंगे, तब हम आपको सुनेंगे। ये JNU का एक तरह से कह लीजिए कि एक कल्चर रहा है। और मैं कल्चर इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे छात्रों को मिलते आया है, जो पुराने छात्र संघ है उससे, या फिर जो पुरानी यूनियन रही, कि इस तरह का बचा के रखना है। और 24/7 का कैंपस है, ये 24 घंटे ये कैंपस चलता है। और यहाँ पे कल्चर है डिबेट का, पब्लिक मीटिंग्स का, क्लासेस के बाद कह लीजिए गंगा ढाबा पे बैठकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्रिटिक कर रहे हैं। हॉस्टल्स हैं तो हॉस्टल्स रूम्स में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। तो एक जो हमारी विरासत है, वामपंथ की विरासत है, जो हम यहाँ पर कह लीजिए कि लोगों में लेकर जाते हैं कि इस तरह का कैंपस होना चाहिए। आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी लेकर हम जाते हैं कि यूनिवर्सिटी इस तरह का होना चाहिए। तो फिर हम वहां पर कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने में कह लीजिए कि खरे उतरते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी बात नहीं है कि पैसे खर्च करने की बात नहीं होती है, यहाँ पे कोशिश करते हैं ये जो सत्तारूढ़ पार्टियों के जो दल हैं अलग अलग, या फिर NSY हो गई, या फिर EVP हो गई, या फिर और अलग जो दल हैं, वो एक कोशिश रहती है कि किसी तरह DU के मॉडल को अपनाकर यहाँ पर चुनाव जीत जाए। पैसा खर्च करके लोगों को, बगल में मॉल है वहां पे सिनेमा हॉल पे, ये भी एक कोशिश रहती है। लेकिन अंत में यही आता है कि छात्र उनको पूरी तरह से नकारते हैं, क्योंकि जो आइडिया है एक कैंपस का, ये हम ज्यादा से ज्यादा लेकर पहुंच पाते हैं। और जहां तक दूसरी तरफ DU की बात है, तो सर ने बोला सही कि 80 कॉलेजेस हैं दिल्ली के अलग अलग कोने में बिखरे हुए हैं। कई जगह चुनाव भी नहीं होते हैं। वहां तक पहुंच पाने के लिए एक तो है कि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच पाने के लिए छात्र राजनीति ही समझाने के लिए कि छात्र राजनीति जरूरी क्यों है, छात्रों का यूनियन होना जरूरी क्यों है, ये भी बहुत जगह तक नहीं पहुंच पाता है। और ये बतौर क्रिटिक हम लेते हैं इसको कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में उस चीज को नहीं ले जा पाते हैं।
और जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास पर्चे हैं, जिनके पास पैम्पलेट उड़ाने के लिए हवाओं में, और जिनको क्लब ले जाने के पास, जिनके पास करोड़ों करोड़ रुपया है, वो बिल्कुल पहुंच जाते हैं वहां पे। और और बसों में भर भर के क्लब्स में ले जा रहे हैं, और इस तरह का वोट के नाम पर कि मुझे वोट दीजिएगा, मैं आपको लेके यहाँ जाऊंगा, फिल्म दिखाने ले जाते हैं। तो ये हो रहा है। तो आइडिया जो है यूनिवर्सिटी का, आइडिया जो है छात्र यूनियन का, वो उससे ही अब अलग है। वो उनका, जो वहां के छात्र हैं, जो भी आ रहे हैं, उनको लगता है कि एक दिन आना है, भैया ने बोला है वोट देके जाना है। उनको पता नहीं है, मतलब बहुत चीजें बताई नहीं जाती है कि एक स्टूडेंट्स के राइट्स क्या क्या हैं। अब देखिए आप कि 2014 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन लिया था। 2014 में मेरी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की फीस थी 5,400 रुपए, और आज 2010 साल बाद 2024 में वही फीस 14,000 से 15,000 तक पहुंच गई। लेकिन वहां की यूनियन ने कुछ नहीं बोला। छात्र भी छात्र भी कुछ नहीं बोल पाए, यूनियन भी कुछ नहीं बोला। तो इस तरह से देखिए कि जब छात्र इस नाम पर आए हैं, यूनियन ने पैसा दिया है, तो यूनियन भी वहां की इसी तरह की रही, मोटा मोटी अगर देखिएगा तो, कि कोई भी छात्रों का काम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वोट लेने जाते हैं, तो हर रोज हमारे कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम ग्रुप्स पे लोग लिखते रहते हैं कि ये यहाँ का पानी का नल क्यों नहीं आया। मतलब ऐसे भी सवाल जो कि बहुत फिजिकल मामले हैं, कि जो मतलब कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, तब भी छात्र हमसे पूछते हैं, हर रोज आकर पूछते हैं कि मैंने आपको वोट दिया था, इस नाम पर वोट दिया था, आप क्यों नहीं करवा। क्योंकि उनका हक है वो पूछना, वो सवाल करना, क्योंकि आपने बोला था कि हम। तो ये सवाल है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अबाउट कलेक्टिवनेस, कि एक सामूहिकता होनी चाहिए राजनीति में। कि अगर हम छात्र राजनीति कर रहे हैं, तो सारे छात्रों की आवाज एक बनकर लड़ाई लड़े। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में देखिए कि एक हीरो बनाने का प्रचलन है, कि एक कैंडिडेट जो करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है, उसके नाम पर नारे लग रहे हैं। हमारे यहाँ पे नाम पे बहुत नारे नहीं लगते, हमारे पास मुद्दों पे नारे लगते हैं। हमारे यहाँ एमसीएम का एक नारा था कि 2,000 में दम नहीं, 5,000 से कम नहीं। तो हम एक फेलोशिप मांग रहे थे, जो 2,000 था उसको 5,000 बढ़ाने की बात। लेकिन वहां पे देखिएगा कि अलग अलग तरह के नारे हैं, सिर्फ कैंडिडेट के नाम पर ही होते हैं, मुद्दों का कोई नारा नहीं। मुद्दों का नारा अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली पैर चलकर, पैदल घूमते हुए अगर कोई लगा रहा है, या फिर उनकी संख्या थोड़ी सी कम होगी, लेकिन उनके आवाज में दम है और लगातार छात्रों के बीच में काम करते हैं, वो जो वामपंथी राजनीति कर रहे हैं, वहां पे आप देखिएगा आईसा एसएफआई, ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो आप देखिए कि उनके काम करने के तरीके में और जो परिषद और एनएसयूआई काम कर रही है, जमीन आसमान का फर्क है। और लेकिन वही है कि जब इस तरह के लोग जो जमीन पर काम करते हैं, तो उनको बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनको पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है। तो यही राजनीति का मॉडल है। तो जेएनयू को हमने एक तरह से विरासत के जरिए बचा के रखा है, और दूसरी तरफ नहीं हारने का एक मनसा जो है जेएनयू के लोगों का, जो इस राजनीति का, वामपंथी राजनीति का, उसने बचा के रखा है। और उसके साथ ही जब हम और छात्रों के बीच में जा रहे हैं और जीतते आ रहे हैं और बिना मनी मसल के जीत रहे हैं, तो सामने वाले के अंदर एक डर गया है, ये भी डर गया है कि नहीं, पैसा खर्च नहीं करना है, बिना पैसा खर्च करके आइडिया के दम पे जीतना है चुनाव। तो यही एक कहने का अर्थ है, और दोनों का यही डिफरेंस अभी तक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। अब एक मुद्दा है जो कि मैं मनीष जी से पूछना चाहती हूँ, कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस है, जहां तक अभी तक मेरे को नॉलेज है। एक तो नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस है, और ये नॉर्थ कैंपस में ही मैक्सिमम कॉलेज जुड़े हुए हैं, और इसी तरह साउथ कैंपस में भी मैक्सिमम कॉलेज है, और कुछ कॉलेज है जो अलग अलग एरियाज में है, पर वो अलग अलग छोटे छोटे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नॉर्थ कैंपस के कोई एक कॉलेज के या कोई एक बड़ी जगह, ग्राउंड में, मैदान में एक मेन मीटिंग कर ली जाए, और उसमें एक बड़ा मंच हो, और उस बड़े मंच से ही एनएसयूआई भी हो, एबीवीपी भी हो, आईसा भी हो, मतलब
जो भी आपके वामपंथी जो स्टूडेंट यूनियंस है उनके भी कैंडिडेट्स हो, और इसी तरह साउथ कैंपस में भी हम एक ऐसी बड़ी जगह, बड़ा एरिया बुक कर लें और वहां पर ही सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी बात रखें, कॉमन प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म कॉमन हो, अपनी अपनी बात रखें और फिर उनकी बात से जो भी प्रभावित हो और वो फिर काम करे। तो क्या ऐसे हालात में हम खर्चा बचा सकते हैं? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप इसके बारे में कुछ बताइए, क्या आपकी क्या सोच है? जी बिल्कुल मैम, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तो बहुत जरूरत है। डीयू के जो चुनाव में आप देखें कि इतना बड़ा कैंपस है, 80 कॉलेजेस हैं और उसका एक साथ चुनाव होना, और एक साथ कहीं ना कहीं ये जो वहाँ का स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह की मनी मसल की पूरी पॉलिटिक्स को इनकरेज करता है। तो एक लेवल पर आप देखें कि इसकी भी जरूरत नजर आती है कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो, और जैसे अन्य जगहों पर अलग अलग कॉलेज सेंट्रिक चुनाव होते हैं, तो एक मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि डीयू में भी इस तरह की प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये लेनी चाहिए, जिससे कि जो मनी मसल की पूरी पॉलिटिक्स है, जिसको हाईकोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली फटकारा कि ये डीयू में जो चल रहा नहीं है, बल्कि ये मनी लॉन्ड्रिंग फेस्टिवल है। ये डेमोक्रेसी इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक ये फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक पूरी प्रैक्टिस चल रही है और अपने आप में एक बड़ा एलिगेशन है। तो ये क्यों हो रहा है, और आप देखें कि उसको लेकर के जिस तरीके से हजारों हजार होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह वो सब हटवाने की पूरी कवायद चल रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा जो स्ट्रक्चर है डीयू का, वो स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं इस तरह सपोर्ट करता है। यानी आप देखें कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक जाने में और 80 सेंटर तक पहुंचने में जाहिर तौर पर एक प्रकार की मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, और वो एक तरह के इस तरह की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। तो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज जो स्टूडेंट्स की तरफ से एक बात आनी चाहिए कि इस तरह के जेएनयू का जो कल्चर है, जैसा कि अभी धनंजय जी बता रहे थे, कि एक डिबेट डिस्कशन हो, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, इशूज पर बात हो, और ये जो कंटेस्टेंट हैं वो आए और बात करें कि हम स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और ये जो सोसाइटी का हमारा अपना एक हार्मोनियस स्ट्रक्चर है उसको कैसे बनाए रखने के लिए, स्टूडेंट्स के राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे और कैसे उसको आगे ले जाएंगे, इस पर एक ओपन डिबेट और डिस्कोर्स होना चाहिए। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के ही तरफ से नहीं, बल्कि डीयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक प्रकार की पहल आनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले आए, बात कराए और लोगों के ओपिनियन आए, तभी जाकर के एक ओवरऑल जो ये मनी मसल की पूरी पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है, जो सिर्फ सत्ता हासिल करने, लाइमलाइट में बने रहने की पूरी पॉलिटिक्स जो डोमिनेट कर रही है, उसे तभी खारिज किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो वाम धारा की जो राजनीति है, छात्र राजनीति, आइसा जैसे संगठनों की जो पूरी राजनीति है, वो इस बात को प्रमोट करते हुए इस डिबेट एंड डिस्कशन के कल्चर को पर्चे के माध्यम से लोगों के बीच में जाने को, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को लोगों के बीच ले जा रहे हैं। और इस तरह का करके आप देखें कि हम लोग जब बात करते हैं इस तरह की सवालों पर, तो हमारे सेंटर में होता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को हार्म पहुंचा रही है। अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं तो इसी तरह के मनी मसल की पूरी प्रैक्टिस का आरोप लगा करके इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे इलेक्शन को ही बैन कर दिया। आप देखें कि पिछले 4 सालों से यहाँ पर किसी भी प्रकार का इलेक्शन नहीं है, और इलेक्शन न होने का जो परिणाम हम लोगों को देखने को मिला कि एक भयानक रूप से फी हाइक की गई। आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी की मेरी फीस महज 508 रुपए है, लेकिन महज 6 महीने बाद जिन्होंने एडमिशन लिया उनकी फीस बढ़कर 16,000 रुपए हो गई है। 400% की फीस वृद्धि, और इस पर जिन जिन लोगों ने बोला उनके खिलाफ सस्पेंशन, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, जेल। मैं खुद भी 11 महीने कैंपस से बाहर रहा, सस्पेंड कर दिया गया था, टर्मिनेट बाहर कर दिया गया था, और हाईकोर्ट जा करके बकायदा केस लड़ करके अपना सस्पेंशन रिवोक कराना पड़ा। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है मनी मसल की, ये कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के द्वारा प्रमोट करके, सत्ता को ही एक मौका देने की कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से नुकसान होता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अराजक स्थितियां पैदा होती हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, और वो सत्ता को ये बात बहुत मुनासिब लगती है अगर इस तरह के स्टूडेंट यूनियन को, इलेक्शन को अगर बैन कर दिया जाएगा तो अपने आप इस तरह की चीजें मैनेज या कंट्रोल हो जाएंगी। तो इस तरह की पूरी जो प्रैक्टिस है उसको
कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा प्रोसेस है। ये स्टूडेंट नहीं है जो इस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूरा करप्शन का एक पूरा स्कोप है जो यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो उस बात को बहुत सख्ती से समझते हुए, लेते हुए, मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भी जरूरत है चुनाव के नजरिए से, और स्टूडेंट्स को भी इस कॉन्शियसनेस के साथ लोगों को देखना होगा, लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, और वो जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं उस अल्टरनेट पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करना होगा, उसे प्रमोट करना होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार जी। अब मेरे पास एक और प्रश्न है कि ये जो मनी पावर है और मसल्स पावर है, उसके दम पर जो राजनीतिक पार्टियों की जो स्टूडेंट विंग है, एनएसयूआई और एबीपी, वो जो इलेक्शन लड़ती है, तो ऐसा हम क्या करें? डॉक्टर संदीप यादव जी से मैं जानना चाहूंगी कि हम ऐसा क्या करें कि ये मनी पावर और मसल पावर को कम किया जाए या खत्म किया जाए, और स्टूडेंट्स के जो इलेक्शंस है वो स्टूडेंट के मुद्दों पे ही रहे और स्टूडेंट ही उसको डील करे। इसमें से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका अंदर दखल अंदाजी ना हो, तो उसके लिए ऐसे कौन से कदम उठाए जाए? आपके पास यदि कोई सुझाव हो तो आप जरूर यहाँ पर इस माध्यम से दे सकते हैं। जी देखिए, ये एक सुझाव का मामला नहीं है, ये साफ है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है वो कोई चुनाव नहीं है, मजाक है। मजाक इसलिए है क्योंकि बेसिकली वो चुनाव इक्वल पार्टीज के लिए नहीं है। लेफ्ट के बच्चे जो ड्यू में है बहुत कमिटेड है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालयों का काम होता है एक नागरिक तैयार करना, और नागरिक के तौर पे आप ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जिनमें कोई संवेदनशीलता नहीं, इनफैक्ट संवेदनहीन है, बड़े बड़े घरों के हैं, तब उनको पार्टियां टिकट देती हैं और पार्टियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन वो जो पॉलिटिकल कल्चर है वो इतना खराब हो चुका है कि वहां अगर आप कम पैसे वाले हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, तो पार्टियां ही आपको टिकट नहीं देंगी। और ऑर्डिनरी है तो जब आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च कर सकते हैं, पैसे की कोई सीमा ना हो, तो आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि चुनाव को वैचारिक नहीं एक मैकेनिज्म बना दिया और उसके लिए जो सत्ताधारी दल है वो जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सत्ताधारी दल कैसे भी चुनाव जीतना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं चुनाव के द्वारा पहले तो विश्वविद्यालय पर कब्जा अपना रखूंगा, और दूसरा अगर जो बच्चे हैं वो वैचारिक नहीं होंगे तो मैं आसानी से जो छात्रों का रोज है, छात्रों को जो मैनेज कर सकते हैं आसानी से कर लेंगे। और देखिए, जो अभी एक साथी हमारे जिक्र कर रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालयों में एकदम छात्र संघ होना चाहिए, लेकिन छात्र संघ का जो रोल है वो उसको निभाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्ट्रक्चर को इसलिए तोड़ा गया है ताकि आउट ऑफ द वे जाके पॉलिटिकल गेन लिया जा सके। और ये जो आपने पिछला सवाल पूछा था धनंजय से कि पॉलिटिकल कल्चर जेएनयू में बेहतर कैसे है, पॉलिटिकल कल्चर जेएनयू में बेहतर इसलिए है क्योंकि वहां विचारों पर चुनाव लड़ा जाता है। जो एक नई पार्टी है, जो विचार धाराविहीन एक पार्टी जो सत्ता में आई है 2014 से, चूंकि उसके पास कोई विचारधारा नहीं, तो सिनेमा दिखाएगी, वो आपको मोमेंटरी गेम्स देगी, आपको तुरंत जो आपको क्या फायदा सकता है कहेगी कि मैं तुमको इस सेंटर में उस सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। करवाना तो कुछ पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन जो रिजल्ट क्या होगा, फाइनली कुछ नहीं होगा, जीरो होना है। वो पूरे सिस्टम को क्योटिक बना रहा है, पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है। जब आप स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं तो उसकी कीमत चुकाते हैं। अभी मत घबराइए, हाईकोर्ट तो अभी जागा है, हालांकि हाईकोर्ट के स्ट्रक्चर में खुद प्रॉब्लम्स हैं, उसको खुद अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने बारे में जजमेंट देने चाहिए, लेकिन इस स्ट्रक्चर के टूटने की कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी और सभी जाति के लोग उसको चुकाएंगे। कारण ये है कि भारत एक जाति प्रधान देश है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है कि नहीं है, लेकिन यूनियन ऑफ कास्ट जरूर है। और उस आधार पर विश्वविद्यालयों को ऐसा बना दिया गया है, ऐसे ऐसे लोगों को वहां, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हो, ऐसे ऐसे लोगों को सब कुछ थमा दिया गया है जो कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में ये छात्र थे जो अगर मजबूत होते तो अपने विश्वविद्यालय को बचाते। तो उसके लिए किया ये गया कि पूरे कल्चर को पहले खराब किया गया। कल्चर को इसलिए खराब किया गया कि जो भी वैचारिक था उसका मजाक मखौल, उन विचारधाराओं को टॉर्चर करना, उनके ऊपर FIR करना, मारपीट करना उनके साथ, और उनके साथ तमाम तरह की हिंसा करना। आप देखिए ना
कि आपने देखा होगा कि जब ये पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले केवल और केवल चर्चा में एक विश्वविद्यालय था, वो था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। कारण यही था कि वो एक मॉडल विश्वविद्यालय है और वो नैरेटिव जो बनाता है वो पूरे देश में चलता था युवाओं के बीच में, क्योंकि लोग जो बच्चे जाते हैं वहाँ एडमिशन में, सेंटर्स में, वो एक टफ कॉम्पिटिशन से जाते हैं और उनमें वैचारिक क्लैरिटी होती है। एक तो उनको अपने सब्जेक्ट की क्लैरिटी होती है और उनको ये भी मालूम होता है कि पढ़ के मैं करूंगा क्या, पढ़ने का जीवन में रोल क्या है, पढ़ने से आईएएस बन के, बाबू बन के और उसी करप्शन में शामिल हो जाइए, बुच्ची का बेल्ट खरीदिए 50,000 का, 1 लाख का जूता पहनिए, तो कहाँ से आता है? सिंपल सी बात है कि आप उसी में लूट रहे हैं और जाके कहीं पे आप मंच पर घड़ियाली आंसू बहाइए, वो मैंने संवेदनशील आदमी के लिए वो नौकरी बोझ बन जाती है। लेकिन कुल मिला के जो समझे तब, अदरवाइज ये कल्चर ऐसा बना दिया गया है कि गरीब होना और वैचारिक होना गुनाह। अगर आप वैचारिक हैं, बहुत ही अच्छा देश के बारे में सोचते हैं, मानवता के लिए सोचते हैं, तो आप एंटी नेशनल हैं, आप बेवकूफ हैं, आप दुष्ट हैं, आप हर तरह से मतलब एंटी ह्यूमैनिटी हैं, ऐसा सिद्ध किया जा रहा है। और उसके कुछ जो टूल है उनके द्वारा, जैसे वो मीडिया है, जैसे वो तथाकथित इनके विश्वविद्यालयों पे। अच्छा, भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, चुनौतियां? भारत के विश्वविद्यालय, अब देखिए भारत की जो आबादी है 140 करोड़ है और 140 करोड़ में 600 कुछ विश्वविद्यालय हैं पब्लिक। अब ये भी नैरेटिव फैलाया गया, ध्यान दीजिएगा, कि सब कुछ फ्री में चाहिए, सब कुछ मैंने हमारे टैक्स के पैसे जेएनयू वाले पल रहे हैं। अरे भाई, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर में क्या होना चाहिए? क्या कायदे से जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो क्या प्राइवेट होने चाहिए? क्या वो हॉस्पिटल्स इसी देश में है कि लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं, चुपचाप मर जा रहे हैं? तो कारण यही है कि अमेरिका, जिसकी आबादी 34 करोड़ है, उसके पास 6,000 7,000, इसमें 3,000 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, 2,000 आधी पब्लिक आधी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 2,000 के आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। चाइना में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज ज्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुल मिला के विश्वविद्यालय को इसलिए तोड़ा गया है ताकि गरीब कहीं से कोई सीन में आए ही नहीं, कहीं कुछ बीच में आए ही नहीं, और वो उसका अंतहीन शोषण होता है। और वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो विश्वविद्यालय हैं अभी भारत के, वो 90% आबादी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो 10% आबादी के लोगों को, वैसे भी हायर एजुकेशन में 23-24% बच्चे अभी भी पढ़ते हैं खाली देश की आबादी के। इतने ड्रॉप आउट्स हैं सीनियर सेकेंडरी के बाद कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सपना आपका विश्व गुरु का है, काम जो है वो भयावह। अब आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं, हालांकि ऐसे मेरे पास सैकड़ों और हजारों एग्जाम्पल है, लेकिन आपको सीधी सी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर खत्म करता हूँ अपनी बात को। 1990 में चाइना और भारत की जो इकोनॉमी थी वो एक जगह खड़े थे दोनों देश। और खैर मैं जापान से भी कंपेयर करके बताता, लेकिन उतना पहले मैं इसको खत्म करता हूँ। दोनों एक जगह खड़े थे, मंडल कमीशन आया और इसलिए आया ताकि जो विकास के क्रम में छूट गया तबका है उसको लागू किया जाए और उसके लोग मुख्य धारा में आए और इस तरह से देश में एक समावेशी विकास। अब उसमें मंडल आया तो इधर जो एक प्रभुत्वशाली वर्ग था, जिनमें 2 जातियां मुख्यतः हैं, खास करके हैं, उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कमंडल का। हालांकि वो पार्टी जो उसमें नैरेटिव सेट कर रही थी वो नेशनल फ्रंट का एक सहयोगी दल थी, लेकिन उसने वो मंडल के विरोध में कमंडल की पॉलिटिक्स लाई और उसकी कीमत भारत ने ये चुकाई कि 90 में चाइना और भारत एक साथ थे, 97 में चीन जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया और भारत को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए 2007 मतलब 10 साल वहीं पिछड़ा। और पिछड़ा केवल और केवल मंडल की पॉलिटिक्स, उस जातिवादी ब्राह्मणवादी बनियावादी पॉलिटिक्स। इसलिए क्योंकि कुछ लोग दूसरों को अपनी बराबरी में नहीं आने देना चाहते हैं, इसकी वजह से सारे स्ट्रक्चर को तोड़ देना उनको कबूल है। वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन वो अपने को देश बनाने वाला मानते हैं। हकीकत में देश को तोड़ने वाले वही हैं। 2007 में चीन जो था वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुआ और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2014 में भारत 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी था। जब ये पार्टी तथाकथित हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी जब सत्ता में आई तब भारत 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी था। अभी भी 3 ट्रिलियन से थोड़ा सा ऊपर है 2024 में, और चाइना जो है 10 ट्रिलियन पार कर चुका था 2014 में। अभी वो 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी मतलब भारत से 6 गुना आगे। केवल और केवल उस कमंडल की पॉलिटिक्स की कीमत भारत के लोग चुका रहे हैं, आगे भी चुकाएंगे।
ऐसा मत समझिए कि जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स आपने छेड़ी है वो आपको कितना पीछे ले गया है, उसको आपको जानने में 10 साल लगेगा। और हर एक चीज, हर एक कुकर्म की कीमत होती है और उसकी कीमत हम सभी कलेक्टिवली चुकाएंगे उसमें। लेकिन ज्यादातर जिम्मेदार एक वर्ग है जिसने हर संरचना पे कब्जा कर रखा है। डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, विधायिका। अब इसमें इतना डिसबैलेंस है, इतना जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना लॉपसाइडेड है कि इतनी खराब हालत है कि भारत का हर स्ट्रक्चर टूट गया है। विश्वविद्यालयों पे हाई कोर्ट आज जाग रहा है, ये भी अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो जितने भी इलेक्शन वो कैसे हो रहे थे वो सभी जानते हैं। वो इलेक्शन है ही नहीं, वो जिनके पास ज्यादा मसल पावर है, मनी पावर है और एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है वो जीतेगा। इस बार भी बीजेपी जीतेगी। कारण यही है क्योंकि उन्होंने सारे स्ट्रक्चर्स को उनके हिसाब से हैं, उनके मुफीद हैं। इसलिए ये कोई मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और ये सब कोई आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। तो इस देश में जो पढ़ने पढ़ाने का कल्चर है, जो विश्वविद्यालयों के निर्माण का कल्चर है, उसको बहुत बड़ी साजिश के तहत तोड़ा गया और वो तोड़ रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर में भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जो तिरंगे झंडे का विरोध करते थे और कहते थे कि ये भगवा रंग का होना चाहिए। वो कहते थे कि 3 रंग अशुभ होते हैं। उन लोगों ने विरोध किया जो भारत के संविधान का विरोध करते थे, कहते थे कि ये मनुस्मृति या फिर हमारे हिंदू मूल्यों के हिसाब से होना चाहिए। उन लोगों ने विरोध किया। वो लोग विरोध करते हैं जो भारत के असहयोग आंदोलन में हमारे आक्रांताओं, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में किसी के साथ कोई हिस्सा नहीं। ये वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की बात करते हैं और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जाति में विश्वास करते हैं। दोनों बातें क्या संभव है क्या? ये वो लोग हैं जो जाति के अमानवीय सिस्टम पे बात नहीं करेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जो है वो बहुत बड़ा वहाँ बात का मुद्दा है, क्योंकि ये कोई चुनाव नहीं, ये बेसिकली सत्ता का एक नंगा नाच है। और इस नाच में, इस हमाम में सभी शामिल हैं, हमाम में सभी नंगे मुझे दिखते हैं, कुछ वैचारिक पार्टियों को छोड़ के, जिन्होंने अपने जीवन को एक मिशन बना रखा है, जिनका एक कमिटमेंट है, जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं और जिनको कुछ एक विजन है जिनके पास। तो कुल मिला के मैं बहुत समय नहीं लूंगा। ये जो आपका सवाल था बेसिकली उसको मैं ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है वो कहीं से भी वो एक बराबरी का चुनाव नहीं है, वो चुनाव है ही नहीं। इसलिए वहाँ डिबेट नहीं कराई जा सकती है और जो लड़का लड़ रहा है वो बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने कोई उस तरह से वैचारिक खेती की ही नहीं। उसने वो कल्चर से आया ही नहीं है, वो कल्चर बनने ही नहीं दिया गया, पनपने ही नहीं दिया गया और आगे भी पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर वो कल्चर पनप जाएगा तो वो आदमी जो आज उस पार्टी से लड़ रहा है उसको छोड़ के तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि वो जाग जाएगा, वो समझ जाएगा, वो इस बात को जान जाएगा कि भाई ये हिंदुत्व मतलब हिंदू सुप्रीमेसी, कोई भी धर्म की सुप्रीमेसी का जो नैरेटिव है वो अपने आप में महाघातक है। जो व्यक्ति अपने जीवन के भीतर कोई भी सुप्रीमेसी का भाव मान ले वो जीवन के किसी क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप यादव जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और अभी मनीष जी ने मुझे बताया, मतलब मनीष जी ने दर्शकों को बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यही गुंडागर्दी और इन सबके नाम से पूरे के पूरे मतलब पूरे इलेक्शन छात्र संघ के बदल दिए और आपने कहा कि छात्र संघ तो होना ही चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में मैं फिर से धनंजय जी के पास आना चाहती हूँ कि कहीं ये जो टिप्पणी है हाई कोर्ट की, कहीं ये इसलिए तो नहीं कि फिर से कहीं जैसे इलाहाबाद में चल रहा है कि इलेक्शन बैन कर दिए है, इसी तरह गुजरात में भी इलेक्शन बैन कर दिए, स्टूडेंट इलेक्शन बैन कर दिए, अब गुजरात में भी नहीं होते, पहले होते थे। तो क्या ये हाई कोर्ट की टिप्पणी के माध्यम से जो छात्रों के इलेक्शन है उनको बैन करने की तो कहीं कोई तैयारी नहीं है? मैं इसके ऊपर आपके विचार जानना चाहती हूँ, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये जहां तक आप देखिए कि कई सारे भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे लीडरों के बयान जब जेएनयू में प्रोटेस्ट हो रहा था फी हाइक के खिलाफ,
तो उस समय उनका बहुत साफ कहना था कि छात्र राजनीति की, छात्र पढ़ने जाते हैं। संदीप जी ने भी यही कहा कि उनका कहना था कि छात्र यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पे राजनीति करेंगे। आज भी आप देखिएगा फेसबुक पर, ट्विटर पे तमाम कमेंट्स, हम लोग अगर कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने किसी भी इशू पर हॉस्टल खोलने के लिए या फिर अपने फेलोशिप को बढ़ाने के लिए, या कैंपस में अगर कोई घटना होती है उसके खिलाफ, तो सीधे वहां पे लिखने लगते हैं कि ये जेएनयू वाले फिर आ गए, इनको राजनीति ही करना है। तो इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि छात्रों को राजनीति में नहीं आना है, कि छात्र बड़ी पॉलिटिक्स नहीं करे, छात्र इस तरह की बातें ना करे, कैंपस में है तो सिर्फ पढ़ाई करे। लेकिन जहां तक सही बात है कि आने वाले परसों भगत सिंह का जन्मदिन है और हम लोग सब मानते हैं, और भगत सिंह का कहना था कि छात्र राजनीति मतलब समाज को देखकर या समाज के उत्थान के लिए होना ही चाहिए, सिर्फ कलर की करने के लिए नहीं होना चाहिए। छात्रों को आना चाहिए आगे पॉलिटिक्स में, और सिर्फ विश्वविद्यालय तक ही नहीं, विश्वविद्यालय के फिर बाहर भी निकल कर पॉलिटिक्स करना चाहिए, अपने आस पड़ोस में भी जाकर पॉलिटिक्स करना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिक्स को नकारात्मक बनाया, कि पॉलिटिक्स शब्द को, कि राजनीति खराब शब्द है। छात्र राजनीति, फिर जब छात्र राजनीति की बात करते हैं तो छात्र राजनीति में आते क्यों, छात्र राजनीति क्यों कर रहे हैं, ये इस तरह के नकारात्मकता लेकर आते हैं पॉलिटिक्स, मतलब इस स्पेस में, या कह लीजिए कि हम लोग जब कुछ बोलना सीखते हैं। और इस देश में आप देखिए कि जितने भी यूनियन बनी है, उन्होंने सिर्फ छात्रों की आवाज नहीं उठाई है, उन्होंने छात्रों के परिवार, जो कोई किसान है, कोई मजदूर है, जो कोई सैनिटेशन वर्कर है, कोई बॉर्डर पे सेना का जवान है, चाहे कोई पुलिस विभाग में है, चाहे कोई भी कर्मचारी है, उन पर भी कोई हमला होता है तो इस देश के छात्र ही उसके लिए सबसे पहली सफ में खड़े होते हैं, आपको दिखाई देंगे। किसान आंदोलन में भी आप देखेंगे कि छात्रों की एक अहम भूमिका थी, जेएनयू से और अलग अलग विश्वविद्यालयों से भी छात्र वहां पहुंच रहे थे, तो और यूनियन के लोग, छात्र संगठन के लोग पहुंच रहे थे। इस कैंपस में भी आप देखिएगा जेएनयू में, तो हम लोग बतौर यूनियन सिर्फ छात्रों की बात नहीं करते हैं। इस कैंपस में अगर कोई सैनिटेशन वर्कर्स को दिक्कत होता है या उसके पैसे नहीं आ रहे 3-3 महीना से, तो उन सवालों को भी लेकर हम प्रशासन से लड़ने भिड़ने जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोफेसरों पे भी होता है तो प्रोफेसरों के साथ भी जाते हैं, कर्मचारियों के साथ भी जाते हैं। तो ये एक होता है कि छात्र राजनीति सिर्फ एक जगह छात्रों तक सीमित ना होकर हम उसको लार्जर कह लीजिए कि व्यू देते हैं। तो इस बात के लिए, और दूसरी बात है कि जहां तक आपका सवाल था कि मैं एक बार सुनना चाहूंगा, सॉरी। मेरा सवाल ये था कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, तो वो टिप्पणी कहीं इसलिए तो नहीं, हाँ, क्योंकि मैं इसके साथ तो मैं इसी में आगे बढ़ रहा था। धनन जी, मैं इसके साथ एक और बात जोड़ देती हूँ। हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल ही जो 1 अगस्त 2024 को जो वर्गीकरण का और क्रीमी लेयर का एक अपना डिसीजन दिया, ये दाविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, तो उसमें भी जो संस्थाएं आगे आई लड़ने के लिए फैसले के खिलाफ, उनका भी यही कहना था कि ये आरएसएस और बीजेपी की मंशा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे भी, अब मैं इसको और अच्छे से मैंने इसको एलिब्रेट किया कि यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा तो नहीं कि डूसू के इलेक्शंस को बैन कराने के लिए, खत्म कराने के लिए यहाँ पर ये हाई कोर्ट का सहारा लिया गया हो। मेरा ये प्रश्न था। सही बात है, वो ये है कि बीमारी का इलाज नहीं करना है, अगर पैर में घाव है तो घाव का इलाज नहीं करना, पैर ही काट देना है। ये पूरी तरह से किया जा रहा है और ये कोशिश भी रहेगी। आप सही बोल रहे कि इसी दिशा में ये चीजें जाएंगी। और क्योंकि जो कह लीजिए कि जो छात्र का वक्त होता है वो सबसे क्रिटिकल टाइम में वो रहता है, वो सबसे क्रिटिकलिटी के साथ देखता है, चीजों को एनालाइज करता है, तो वो सवाल सबसे ज्यादा पूछता है। आप देखिए 2014, 15, 16, 17, 19 तक सबसे बड़े मूवमेंट अगर देश में हुए तो छात्रों ने लीड किया है। मतलब चाहे रोहित वेमुला में हो चाहे एफटीआई में का मूवमेंट हो, चाहे यूजीसी को ऑक्युपाई करना हो, चाहे जेएनयू का फी हाइक हो, सीए एनआरसी के दौरान भी छात्र सबसे बड़ी तादाद में रहे। तो ये कोशिश है कि यहाँ ना राजनीति होगी ना कुछ बोलेगा। आप देखिए चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी छात्र राजनीति की बात वहां पे नहीं आती है, कोई सवाल खड़े नहीं होते। हर साल वहां फीस बढ़ेंगे,
टीचरों को निकाल दिया जाएगा, जातिवादी टिप्पणियां की जाएंगी, तमाम चीजें वहां पे होंगी, लेकिन किसी तरह की भी राजनीति नहीं होगी, क्योंकि उसका मॉडल ही वही बनाया गया है कि आप कुछ नहीं बोलोगे। जितने आप देख लीजिए कि जितने इस तरह के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां भी आपको बहुत राजनीति नहीं दिखाई देगी। सबसे ज्यादा अगर हम लोग सोशल साइंसेज में या इस तरह की यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में होती है, और हम लोगों से अगर इस तरह के सवाल होते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग को बोला जाता है कि टैक्स पेयर का पैसा मतलब टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ते हो और इतना प्रोटेस्ट करते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि टैक्स पे जो कर रहा है हमारे लिए और उन पर जो हमला हो रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, इस कैंपस की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके लिए खड़ा हो, उसके लिए संघर्ष करो। तो हम लोग यही मानते हैं। और दूसरी तरफ बात है कि एक बात जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि किस तरह से दूसरों का चुनाव हो चाहे जेएनयू का चुनाव हो, अभी उन्होंने क्या किया, जिस तरह संस्थाओं पे कब्जा करने का काम किया है। आप देखिए यार कि दिल्ली विश्वविद्यालय में और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतनी बहालियां हुई, मतलब जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर, और उनकी जो पहली शर्त उस बहालियों में ये थी कि आरएसएस का होना चाहिए, ये एक शर्त है। इनकॉम्पिटेंट होना चाहिए, किसको पढ़ाने ना आता हो। सारी यही स्थिति हो गई है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बात कर रहा था, तो कह रहे थे, एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो कह रहे थे कि प्रोफेसर क्लास में आया और स्टूडेंट ने ये कहा क्लास में, कुछ स्टूडेंट ने, कि सर आप प्लीज पढ़ के आइए, तब मुझे लगता है कि आप सही से पढ़ा पाएंगे। ये स्थिति नए प्रोफेसर की हो गई है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि छात्र संघ का चुनाव आपको जितवाना है। वो स्टूडेंट्स को यहाँ भी दिल्ली जेएनयू में भी कि ऐसा इस चुनाव में हुआ कि छात्रों को कहा गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए जाओगे, मास्टर सेकंड ईयर के छात्रों को कहा गया कि पीएचडी में तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, तो हमारे साथ आओ। तो एक जो लोभ दे देकर एक कोशिश रहती है इनकी, लेकिन यही है कि लार्जर जो राजनीति की सोच है, लार्जर समाज किस तरह से होगा, आगे का समाज किस तरह से होगा, उसके लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है, एक विचारधारा की जरूरत है, जो आज भी जेएनयू तो लेकर चल रहा है और जीत भी रहा है। उसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में भी वामपंथी राजनीति अभी तक इन सारे दबाव के बनिस्बत वो लड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त में ऐसे लोगों को हम देखते हैं अपनी तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। अब हमारे साथ मेरे सह संचालक है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। तो आनंद प्रकाश तिवारी जी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपनी टिप्पणी भी देंगे और इस प्रोग्राम का समापन भी करेंगे, क्योंकि मुझे फिर एक और डिबेट में जाना है। मैं आप लोगों के बीच में से रजा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आनंद प्रकाश जी, आप चालू रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी राजनीति, देखो राजनीति में तो नेतृत्व इसी समुदाय से आता है, विद्यार्थी समुदाय से आता है या मजदूरों से आया करता था। और इसके प्रति अगर कोई गंभीर है तो केवल और केवल लेफ्ट गंभीर है, और बाकी दल तो यहाँ से मजदूर लेते हैं, नारे लगाने वाले लोग युवा लेते हैं ताकि हमारा जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा। तो और यही कारण है कि छात्र संघों को जानते हैं कि विद्यार्थियों में पढ़ने लिखने की लालसा होती है, करियर के प्रति ओरिएंटेशन होता है और वामपंथ की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता ही है। वामपंथ मतलब समाजवाद को भी मैं वामपंथ के ही श्रेणी में रखता हूँ, चाहे लेफ्ट हो चाहे समाजवादी हो। यही ग्रुप है जो छात्र संघों में का अपना नेतृत्व किया करते थे और इसीलिए छात्र संघों का चुनाव भी रोका गया है और पैसे के बल पे और बाहों बल पे और विद्यार्थी नेताओं विद्यार्थियों में से ये जो पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये तो यहाँ से उठा करके दलाल अपना पैदा करती है कि थाना उनको दे दिया जाएगा, ठेकेदारी उनको दे दिया जाएगा और उनकी ठेकेदारी विश्वविद्यालय से ही शुरू हो जाती है, कॉलेज से ही शुरू हो जाती है। तो ये तो एक तरीके से क्षरण करने का काम करते हैं। जिस तरीके से सेशन जी आए और उन्होंने चुनाव पूरी प्रक्रिया को ठीक ठाक किया, ऐसे ही बीच में लिंगदोह कमेटी एक बनी और उसने एक रिपोर्ट अपनी दी, लेकिन उसका कहाँ पालन हो रहा है, कहाँ पालन हो रहा है उसका? ज़्यादा से ज़्यादा उसका पालन तो कहीं हो नहीं रहा है। और लिंगदोह कमेटी की आड़ में छात्र संघों का गला घोंट दिया गया, छात्र संघों का चुनाव रोक दिया गया। तमाम विश्वविद्यालय आप उठा करके देखो ना, कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय तक, जहाँ कहीं अराजकता है, जहाँ कहीं गुंडा तत्व हावी है, वहीं चुनाव होता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होगा,
गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये चुनाव नहीं होगा, पूर्वांचल में ये चुनाव नहीं होगा। चुनाव कहाँ होगा? तो शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय बड़ा कैंपस है और दिल्ली यहाँ के नीचे है, वहाँ उनको अपने कार्यकर्ता चाहिए होता है, तो वहाँ वो करा के पैसा ले। और कोर्ट की भी हालत बड़ी खराब है, बहुत खराब है। अभी कोर्ट से आप टिप्पणी कर रहे हो, अरे आप उसका निर्णय करो, आपके उस टिप्पणी का क्या मतलब है? आपने कहा कि या तो आप चुनाव रोक दीजिए या आप उसका परिणाम रोक दीजिए, और कल चुनाव होना है,